हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 के लास्ट लेसन में हमने देखा था पीएच स्केल। सही है, पीएच स्केल देखा था। अगर हमें किसी पदार्थ की H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता है तो हम फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, उसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने पीएच स्केल देखा था, उसमें पीएच की वैल्यू 1 से 14 तक होती है। अब देखिए, आपने पीएच स्केल जो पीएच फार्मूला है उससे आपने उस पदार्थ की पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमसे पूछेगा अगर वो कि पदार्थ की प्रकृति बताइए। तो मैंने बताया था कि पीएच का वैल्यू अगर आपकी 7 है तो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा, है ना। और अगर 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये सब हमने लास्ट लेसन में देखा था। अब उसी को कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। आगे है उसी का ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग, है ना। पीएच जो अभी हमने पढ़ा था उसके सामान्य जीवन में क्या उपयोग है। देखो, पीएच क्या होता है, किसी भी पदार्थ की हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी अम्लीय सामर्थ्य कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसी का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग। तो देखिए, पीएच के हमारे सामान्य जीवन में कई उपयोग हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका उदर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, उदर में जठर रस होता है जो कि पाचन में उपयोगी होता है ना। हमारे शरीर में जठर रस में HCl अम्ल होता है। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो उदर में जलन का अनुभव होता है। देखिए, हम कई बार ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर में जलन और दर्द होने लग जाएगा। अब इससे राहत पाने के लिए हमें अम्लरोधी एंटासिड यानी कि बेस क्षार हमें यूज करना पड़ेगा। अम्लरोधी मतलब जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, उसको कम कर दे, उसको क्या बोलेंगे, अम्लरोधी। अब अम्ल के प्रभाव को कौन ख़त्म करता है, क्षार करता है। देखिए, MgOH ये हमने पहले भी देखा था, क्षार होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो अम्ल होता है जठर रस के अंदर, वो एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में फिर क्या होती है, जलन होती है। दूसरा जो इसका उपयोग है सामान्य जीवन में, वो है, आप देखते हैं, दंत क्षय। हमारे दांत जो हैं उनका क्षय होने लग जाता है। उसका रीज़न क्या है, आपने सुना होगा छोटी क्लासों में पहले कि हमें सुबह और शाम को खाना खाने के बाद यानी सोने से पहले मंजन करना चाहिए, है ना। और सुबह भी हमें मंजन करना चाहिए, दोनों टाइम। तो उसका क्या रीज़न है वो देखना है आपको इसमें। देखिए, मुख की पीएच जो होती है ना, पीएच मुख की मतलब अंदर जो लार है आपकी, जीभ वगैरह, उधर जहाँ हम खाना खाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हम। उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5 यानी 6.5 होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में क्या होते हैं, लार में बैक्टीरिया होते हैं, दांतों में। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया दांतों में जो खाना हमारा अपशिष्ट रह जाता है, अपशिष्ट जो खाना खाते हैं हम, उसमें भोजन के कुछ कण फंसे रह जाते हैं। तो जो अपशिष्ट होता है उनसे क्रिया करके क्या बनाते हैं, वो अम्ल बनाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, मुख की पीएच की वैल्यू का मान कम हो जाता है। अब देखो, अगर अम्ल और बन रहे हैं, अम्ल बन रहे हैं, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ रही है हमारे मुंह की। और अम्लीयता अगर बढ़ रही है, इसका मतलब पीएच की वैल्यू कम होगी। तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि पीएच का मान अगर घटते घटते अगर 5.5 से भी कम हो जाए, देखो सामान्यतः तो 6.5 होती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों के एनेमल, एनामल बोल लो या एनिमल, ये क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर एक परत होती है, ठीक है, उसको एनामल बोलते हैं। तो उसका क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है। अतः हमें भोजन के पश्चात दंत मंजन या किसी क्षारीय विलयन से मुख की सफाई करनी चाहिए। इसका यही रीज़न था कि हमें खाना खाने के बाद यानी सोने से पहले मंजन क्यों करना चाहिए। तो अगर आपको लंबे समय तक अपने दांतों को सही रखना है और मजबूत रखना है तो ये आपको काम करना चाहिए रोज़, सही है। नेक्स्ट है आपका कीटों का डंक। कीटों का डंक, जैसे मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, ये जब हमें काटती हैं तो हमें जलन महसूस होती है ना। इसका क्या रीज़न है, देखिए, मधुमक्खी, चींटी जैसे किसी भी डंक में, बिच्छू भी होता है वो भी डंक मारता है, ये सब क्या करते हैं, अपने डंक में अम्ल स्रावित करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल स्रावित करते हैं।
इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। जैसे हम ये काटते ना हमको, तो इनके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। अब ये जब डंक मारते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अम्ल होता है वो हमें हमारी बॉडी के अंदर स्रावित करते हैं। तो अब हमारे स्किन पर क्या जाएगा, अम्ल आएगा, जिससे हमें जलन होती है। यदि उसी समय किसी क्षारीय लवणों जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। यदि आप डंक मारने के बाद में उस जगह पर किसी क्षारीय विलयन का उपयोग करोगे तो उस अम्ल के प्रभाव को क्या किया जा सकता है, उदासीन किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है, जो हमारे फैक्ट्रियाँ होती हैं, है ना, या जो भी हम जलाते हैं उनके वजह से जो प्रदूषण होता है, हमारे जो यातायात के वाहन हैं उनके वजह से जो प्रदूषण होता है उनसे क्या निकलता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या हैं, वातावरण में मिली होती हैं। अब जब बारिश होता है ना, बारिश होती है तो ऊपर से पानी गिरता है, तो वो पानी इन गैसों के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है। ठीक है, तो वो अम्ल क्या है, वो हमारी नीचे पानी के साथ क्या आता है, हमारी ज़मीन पर आता है। अब ज़मीन पर आएगा तो वो क्या करेगा, आपकी फसलों को नष्ट करेगा। जो जलाशय हैं, तालाब हैं आपके, उनके अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, है ना, नदियों के अंदर, उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और जो हमारी कुछ फसलें हैं जो समुद्र के अंदर होती हैं, पानी के अंदर होती हैं, है ना, जो भी पैदावार होती है हमारी पानी के अंदर, या जो भी पादप हैं पानी के अंदर होने वाले, वो सब क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो देखिएगा, वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाने पर वर्षा का जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिससे फसल, जीव से लेकर पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रदूषकों पर नियंत्रण किया जा सके तो हम अम्लीय वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि जो हम अभी मैंने बताया, जो प्रदूषक हैं हमारे, है ना, उनको अगर हम नियंत्रित कर सकें तो अम्ल वर्षा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट हमारा मृदा की pH, है ना, जो मिट्टी होती है उसका भी pH होता है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली में जो भी हमारी फसलें हैं ना, उनके लिए, सभी फसलों के लिए एक अलग अलग प्रकार की हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक फिक्स अम्लीयता और क्षारीयता की आवश्यकता होती है। अगर हम मृदा की pH का मान ज्ञात करके मिट्टी के अनुसार, है ना, फसल का चयन करें तो उससे क्या होगा, किसान की फसल की अच्छी पैदावार होगी। कहने का मतलब ये, मान लीजिए आपने कोई फसल करना चाहते हो, आपके पास खेत है और आप कोई फसल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप समझदार किसान हैं तो क्या करोगे, आप उस पहले मिट्टी की जांच करवाइए। तो आप जो फसल लगाना चाहते हो वो फसल के अनुकूल आपकी मिट्टी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप खेती कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फसल कर रहे हो और उसको अम्लीयता की वैल्यू चाहिए 5.5, आपकी फसल आपकी जो मिट्टी है उसकी वैल्यू क्या और कम है, तो आपकी अच्छी पैदावार नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, उस मिट्टी को पहले चेक करवाना है। फिर आप अब देखिए, अगर उसकी आप अम्लीयता बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हमें खादों का और रसायनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये टोटल 5 पॉइंट थे हमारे pH के सामान्य जीवन में उपयोग के। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज को याद करके लिख के आओ, आपको केवल चीज़ों को समझना है। आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा जो डाटा होता है, यानी कि जो एग्जैक्ट इसमें वैल्यू है, जैसे कि मुख्य pH की जो वैल्यू है ना, इस तरह की चीज़ें। तो आपको साइंस के अंदर अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले तो क्या है, चीज़ों को अच्छे से सुनिए, है ना। अब जो चीज़ हैं वो तो बिल्कुल है ही है। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला है pH का, तो उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं अपन, वो तो सब जगह सेम रहेगा। लेकिन जो आपकी जो और चीज़ें थ्योरेटिकल, उनका जो मेन पॉइंट है उसको आपको समझना है, और चीज़ों को बिल्कुल ही रटना नहीं है कि आप बिल्कुल किताबी लैंग्वेज लेके आओ। आप चीज़ों को समझ लो और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने बिल्कुल जो लैंग्वेज तैयार की है वो बहुत ही ईजी है, बच्चों को अच्छे से याद होती है। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं आगे का क्या है ना। उसमें देखेंगे हम दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के गुण, उनके बनाने की विधि और उपयोग, ठीक है। तब तक आप अब तक का पढ़ा हुआ बिल्कुल लिख लीजिए,
है ना, और इसको रिवाइज करते रहिए। मैं आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हो। पीडीएफ के लिए एक वीडियो मिलेगी आपके लिए, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके।